Okay, so we'll start with CET JEE NEET level questions of units and measurements. अब ये जो चैप्टर है ना, ये CET में डायरेक्टली तो नहीं आता है, लेकिन कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस काम में आएंगे आपको टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चैप्टर्स. तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है. व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.310 10⁻³ 3, क्योंकि दो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है, और जो ट्रेलिंग जीरो है टू द राइट ऑफ डेसिमल है तो भी सिग्निफिकेंट है. तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. और बाय द वे समझने के लिए सिर्फ पॉइंट के बाद ट्रेलिंग जीरो, लेकिन नॉन जीरो नंबर के बाद में, ये सिग्निफिकेंट क्यों होता है? क्योंकि ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी बताता है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सेंटीमीटर स्केल होगा, सेंटीमीटर स्केल, आपको पता है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ सेंटीमीटर स्केल? 0.1. तो अगर मैं रीडिंग लिखता हूँ 1.0, इसका मतलब ये होता है कि जो स्केल तुमने यूज़ किया है उसका एक्यूरेसी कितना है? 0.1 का. अगर मैं लिखता हूँ 1.00, तो एक्यूरेसी कितना होता है? 0.01 का. अगर मैं लिखता हूँ 1.000, तो एक्यूरेसी कितना है? 0.001. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये जो आखिरी वाला जीरो है ना, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल, ये सिग्निफिकेंट इसके लिए होता है क्योंकि हमको सिस्टम का, इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी बताता है. अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन p plus a upon v square v minus b इक्वल टू कांस्टेंट, इधर इक्वल टू होना चाहिए था कांस्टेंट. द यूनिट्स ऑफ a आर. सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको? रियल गैस इक्वेशन. मतलब ये गैस को डिस्क्राइब करता है. अगर मेरे पास एक गैस है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर मेरे पास गैस है, तो उस गैस के लिए इक्वेशन बनता है P प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यहाँ पे जो P होता है वो होता है प्रेशर, जो V होता है वो होता है वॉल्यूम. तो P क्या है? प्रेशर. V क्या है? वॉल्यूम. P क्या है? प्रेशर. V क्या है? वॉल्यूम. गुड. A और B कॉन्स्टेंट्स है. आपको पूछा है यूनिट्स ऑफ A. यूनिट्स ऑफ A, यूनिट्स ऑफ A कैसे निकालोगे? कैसे फाइंड करोगे? फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन जब लिखते हो तो दो टर्म्स को ऐड कब कर सकते हैं हम लोग? सेम क्या? सेम डायमेंशन. मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, फोर्स प्लस फोर्स, प्रेशर प्लस प्रेशर, तो ही ऐड कर सकते हो. तो ये P कौन है? प्रेशर. तो A अपॉन वी स्क्वायर भी क्या आना चाहिए? प्रेशर. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेशर और A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन सेम होंगे तो ही जाके हमको ऐड कर सकते हो. टाइम प्लस टाइम, स्पीड प्लस स्पीड, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, ऐसा होता है. यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने प्रेशर के डायमेंशंस और A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन सेम क्यों लिखे? क्योंकि दोनों को तुम क्या कर रहे हो? ऐड. मतलब दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम. तो यहाँ से A के डायमेंशंस तुमको क्या मिल जाएंगे? प्रेशर इंटू वी स्क्वायर के डायमेंशंस. करेक्ट. अगर मैं डायमेंशन की जगह पे यूनिट लिख दूँ, यूनिट, तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. और कौन सा यूनिट्स? CGS. क्यों CGS? क्योंकि आंसर किसमें है? CGS. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो ये भी लिख देता हूँ मैं, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी स्क्वायर. फोर्स, फोर्स होता है डाइन. डाइन होता है डाइन. फोर्स इज डाइन एंड एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, उसका भी स्क्वायर. तो सेंटीमीटर रेज टू 6. तो सेंटीमीटर रेज टू 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कैंसिल. तो क्या बचा ऊपर? सेंटीमीटर रेज टू 4. तो डाइन सेंटीमीटर रेज टू 4 कहाँ पे है? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट्स. और इन टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट आंसर क्या आता? डाइन नहीं, न्यूटन. न्यूटन मीटर रेज टू 4.
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ z इक्वल टू a रेज टू 2 b रेज टू 3 अपॉन c रेज टू 4 then the relative error in z will be। तो क्या है, z इक्वल टू a रेज टू 2 b रेज टू 3 अपॉन c रेज टू 4। अभी तो आप एक्सपर्ट हो इसमें, बता ही दिया आपने। डेल्टा z बाई z इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a प्लस b प्लस 4 डेल्टा c बाई c हो गया। कहाँ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? सिंपल क्वेश्चन। ये सेट में भी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ये पहला सेट है, ऐसे हम 2-3 सेट सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The period of a body under SHM that is presented by T equal to P raised to A, D raised to B, S raised to C, where P is pressure, D is density, S is surface tension, the value of A, B and C are। तो बहुत ना लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ गया लेवल। ऐसा है, एक बॉडी है विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM मतलब क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो पहले चैप्टर का एक स्पेसिफिक रोल है। ये जो पहला चैप्टर है ना, ये क्यों है आपके इसमें सिलेबस में? क्योंकि पहले चैप्टर में आने वाले जो 29 चैप्टर्स है, क्योंकि तुमको 11th और 12th मिला के 30 चैप्टर है, तो जो पहला चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला अभी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जो तुम 12th में सीखोगे वो भी यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो सिर्फ पहला चैप्टर इसलिए है कि धीरे धीरे तुमको फॉर्मूला याद रहने लगे। तो ये SHM क्या होता है, ये भी आपको पूरा चैप्टर है 12th में। इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देता हूँ। वैसे कॉन्सेप्ट की तुमको यहाँ ज़रूरत नहीं थी। इमेजिन मेरे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल। तो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया। इस मोशन को क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं इसको? क्या दिख रहा है तुमको ये? टू एंड फ्रो। टू मतलब जाना, फ्रो मतलब अगना। वाइब्रेशन क्या बोलते हैं इसको? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन या तो ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। तो ये वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, इसी का दूसरा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बराबर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशंस होते हैं। अब इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं ये आपको 12th में समझ जाएगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पता होने के लिए कि ये ऑसिलेटरी मोशन है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आया, मतलब उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक ऑसिलेशन को लगने वाला जितना टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। आपको बोला है टाइम पीरियड का इक्वेशन is equal to pressure raised to A, density raised to B, surface tension raised to C। अब प्रेशर तो तुमको पता ही है, फोर्स अपॉन एरिया। तुमको प्रेशर के डायमेंशन भी पता ही होंगे। डेंसिटी तुमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन सरफेस टेंशन ही तुम्हारे लिए नया क्वांटिटी है, तो मैं अब भी सिर्फ तुमको बता दूंगा सरफेस टेंशन होता क्या है, बाकी 12th में आएगा थ्योरी। तो प्रेशर तो तुमको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। डेंसिटी तुमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। बाकी डिटेल 12th के सेकेंड चैप्टर में। बट अभी इस स्टेज पे एटलीस्ट यू नो व्हाट इज सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर। सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डायमेंशनली लिखूँ, डायमेंशनली, तो टी के डायमेंशंस इक्वल टू पी के डायमेंशन रेज टू ए, डी के डायमेंशन रेज टू बी और सरफेस टेंशन के डायमेंशन रेज टू सी। टाइम मतलब टी रेज टू 1 होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया तो होता है। डायमेंशन बताओ। m1 l माइनस 1 t माइनस 2, क्योंकि फोर्स होता है m1 l1 t माइनस 2। ऊपर है m1 l1 t माइनस 2 और एरिया क्या है l2, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना वो। तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2 रेज टू
ए। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m⁻⁴, वॉल्यूम मतलब L⁻3। तो m⁻⁴ L⁻⁻³ सरफेस टेंशन क्या आएगा? फोर्स m1 L1 T-2 और नीचे क्या है L1। m1 L1 T-2 और नीचे भी क्या है L1, तो L1 L1, तो क्या क्या बचा? m1 T-2⁻⁶। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ T था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ T है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁴। करेक्ट, गुड। m⁻⁴ L⁻⁻⁴ T⁻⁻2, m⁻⁴ L⁻⁻T⁻⁻2a हो गया। ये क्या आएगा? m⁻⁵ L⁻⁻3b और ये क्या आएगा? m⁻⁶ T⁻⁻2c। वेरी गुड। तो m0 L0 T1 इक्वल टू m⁻⁴ प्लस b प्लस c। ओके, L⁻⁻a-3b और T⁻⁻2a-2c। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से m और m, l और l, t और t के जो पावर है दोनों साइड पे क्या होना चाहिए? सेम। मतलब आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर क्या मिलेगा? -a-3b इक्वल टू 0 और क्या मिलेगा? -2a-2c इक्वल टू 1। ओके, तुमको फाइंड करना है a, b और c की वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तो 0 है ही, तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a प्लस 3b इक्वल टू क्या आ गया? 0, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया और नेगेटिव साइन को वहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे क्या कॉमन निकाल लिया? -2, क्या बचा? और 1 है, तो ये -2 को भी वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? -1/2। ठीक, इसके आगे बताओ क्या करोगे, क्योंकि अभी तुमको स्कूल का मैथ्स कहाँ काम में आता है अब समझेगा। a प्लस सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे। वेरी गुड। क्या है a प्लस सी? -12। तो यहाँ पे ये a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी -12, तो -12 प्लस b इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। b की वैल्यू हाफ आ गई, यहाँ से a मिल जाएगा फिर। तो a प्लस 3 इंटू -12, तो ये -3/2 वहाँ जाके +3/2, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3/2। a 3/2, b हाफ, तो c मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना आया तुम्हारा? 3/2, तो c कितना आएगा? -12 - 3/2 मतलब कितना? -4/2 मतलब -2। तो a 3/2, b हाफ और c -2 कहाँ पे? a 3/2 दिख रहा है क्या? नहीं। a b c पूछा है ना, b का वैल्यू कितना आया? हाफ और c का वैल्यू कितना आया? -2 है कहीं पे? नहीं है, तो चेक करो फिर कहाँ गड़बड़ हो गई, चेक करो। तो चेक कर लो एक बार। फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर था m1 L1 T-2 और नीचे था L2, तो m1 L-1 T-2, तो बराबर आ गया था प्रेशर m1 L-1 T-2 के बराबर है, ये करेक्ट है। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, ये भी करेक्ट है। मास अपॉन वॉल्यूम इज करेक्ट। उसका सरफेस टेंशन यहाँ मेरे को गड़बड़ लग रही है। सरफेस टेंशन बोला है और टेंशन मतलब फोर्स होता है, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो हो सकता है, चेक करते हैं, सरफेस टेंशन मतलब कौन होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। और सिर्फ टेंशन बोला था तो फोर्स। तो याद रखना, सिर्फ टेंशन मतलब फोर्स, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। तो चेक कर लेंगे फोर्स क्या था? m1 L1 T-2 अपॉन L1, L कैंसिल, तो m1 T-2, तो ये भी करेक्ट है, यहाँ कोई गलती नहीं है। गुड। और ये टाइम पीरियड बोला है क्या? टाइम पीरियड, ये भी करेक्ट है। m0 L0 T1, ठीक है, 1 -2, a -2a करेक्ट, b -3b करेक्ट, c -2c ये भी करेक्ट, m⁻⁴ प्लस b प्लस c ये भी करेक्ट है, L⁻⁻a -3b ये भी करेक्ट है, बचा कौन? t, t⁻⁻2a -2c ये भी करेक्ट है।
तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज राइट. माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो राइट. माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1, दैट इज ऑल्सो राइट. ये भी सही है. तो कुछ हाँ बी की वैल्यू पॉजिटिव थी. ओके थैंक यू. तो ये नेगेटिव आ जाएगा फिर. ठीक है, बी की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव आ जाएगा. ओके देन इट इज नेगेटिव. अगर दैट इज नेगेटिव तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि सी नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, 3/2 है ना माइनस, तो वो आ जाएगा आपका कितना 1. माइनस 3 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 प्लस 3 2/2 कितना हो गया 2/2 तो हो गया फिर. ठीक है, a इज माइनस 3/2. यस b इज हाफ c इज 1. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ गुड क्वेश्चन और 2 मेथड है सॉल्व करने के. ये हो गया ना सबका. तो इसमें ध्यान दो क्योंकि हियर यू कैन सॉल्व विथ 2 डिफरेंट मेथड्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो इन चारों में से क्या करेक्ट ऑप्शन है. अब इसके 2 मेथड है, मैं दोनों बता देता हूँ मेथड. यहाँ ध्यान दो सब. अगर आपका कुछ लिखना रह जाए तो डोंट वरी, लेक्चर्स तो अपलोड होते ही है. तो मेथड 1 है एक एक करके तुमको ऑप्शन लेने पड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम है कि नहीं चेक करने पड़ेंगे. मेथड 1 है. तो अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ t² इक्वल टू 4π² r³ अपॉन gm. तो t² के डायमेंशन तो तुमको पता ही है, इट इज t⁻². उसमें तो कोई ये नहीं है, इट इज t⁻². उसके बाद राइट हैंड साइड के डायमेंशन है ना, उसमें 4π², इसके डायमेंशन नहीं आएंगे क्योंकि 4 और π² नंबर है. तो डायमेंशन सिर्फ लोगे तुम r³ का और लोगे g का और लोगे m का. r होता है डिस्टेंस होता है l⁻3. मास होता है ऑफ कोर्स मास, तो मास रेज़ टू 1. अब सिर्फ g क्या है इसके डायमेंशन पता होने चाहिए. यू नो व्हाट इज g. एक्सेशन नहीं होता है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. अब उसके डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे. तो आपको पता है व्हाट इज फोर्स बिटवीन 2 मासेस. g m1 m2 बाय r². तो g क्या आ गया f r² अपॉन m1 इंटू m2, r² अपॉन m1 इंटू m2. तो मुझे अगर g के डायमेंशंस चाहिए तो पहले मुझे फोर्स के डायमेंशंस और r के डायमेंशंस का स्क्वायर करना पड़ेगा और m1 इंटू m2 के भी डायमेंशंस फाइंड करने पड़ेंगे. गुड. तो फोर्स के डायमेंशंस सबको पता है. अब क्या है m1 t-2 और r क्या है लेंथ, उसका स्क्वायर. तो l⁻² और l⁻1 कितना हो गया l⁻3 अपॉन मास इंटू मास m². तो क्या आ गया अरे बता दो. -1 l⁻3 t⁻². तो ये g के डायमेंशन यहाँ यूज करने पड़ेंगे आपको. तो क्या आ गए m-1 और l⁻3 t-2. ठीक. गुड. तो यहाँ पे ना ये m और ये m⁻⁻1 हो गए कैंसर. l⁻3 हो गए. तो नीचे क्या बचा t⁻². ऊपर जाके क्या हो जाएगा t⁻²+2. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन आ गए सेम. तो ये डायमेंशनली पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया. लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम पता है क्या है. बताओ तो क्या प्रॉब्लम है इस मेथड में. क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं यूज करना चाहिए. हाँ अगर लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो तो तुम सब चेक करोगे क्या. तो ये आपका टाइम पास करवाएगा, इसलिए टाइम पास नहीं करना है तो क्या करना है. मेथड 2 मैं मेथड 3 भी बताता हूँ, तीसरा मेथड भी बताता हूँ मैं. चलो यहाँ ध्यान दो फटाफट. तो इस केस में क्या होता है ना t डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर दिख रहा है. r है g और m है ना. तो r⁻x g⁻y m⁻z ऐसा बोलना करेक्ट. फिर आप कुछ तो एक कॉन्स्टेंट लिखोगे
तो 2 पाई कांस्टेंट लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ तो कांस्टेंट लिखना है। तुमको 2 पाई नहीं देना, तुम कुछ और लिख दो, के लिख दो, के लिख दो, चलो ठीक है, के लिख दिया। r रेज टू x, g रेज टू y, m रेज टू z। फिर डायमेंशनली t रेज टू 1, r मतलब l रेज टू x हो जाएगा ये, g तो अभी निकाला ना कितना था, m रेज टू -1, l रेज टू 3 और t रेज टू -2, और इसके ऊपर पावर क्या था y, तो m रेज टू y। मैं डायरेक्ट एक स्टेप कम कर रहा हूँ, m रेज टू -1 रेज टू y, तो -y, l रेज टू 3 रेज टू y, तो l रेज टू 3y, t रेज टू -2y, मास तो मास है, तो m रेज टू z। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो m0 l0 t1 इक्वल टू l रेज टू x प्लस 3y, m रेज टू -y प्लस z, और t रेज टू -2y। फिर वही क्या, वही बताओ क्या करोगे, x प्लस 3y इक्वल टू 0, उसके बाद प्लस z इक्वल्स टू 0 एंड -2y इक्वल्स टू, ठीक है, -2y इक्वल्स टू 1। तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू -3y, और यहाँ से y की वैल्यू -12 थी, तो x इक्वल टू -3 और -12, तो कितना हो गया 3/2, 3/2। फिर क्या मिलेगा यहाँ से, अरे z मिल जाएगा ना, यहाँ से y इक्वल टू z है कि नहीं, y वहाँ गया तो y इक्वल टू z, लेकिन तुमने y तो पहले फाइंड करके रखा है, तो y इक्वल टू z इक्वल टू कितना आ गया माइनस, बराबर। t इज इक्वल टू k r रेज टू x, r रेज टू x, x की वैल्यू कितनी आई 3/2, गुड। उसके बाद g रेज टू y, g रेज टू y, y कितना आया माइनस, और उसके बाद m रेज टू z, ये भी कितना आया -1/2। तो t इक्वल टू क्या आ गया, k r रेज टू 3/2 अपॉन g रेज टू हाफ, m रेज टू हाफ। हमको ना यहाँ पे टी स्क्वायर दिया है, क्या दिया है टी स्क्वायर, सिर्फ एक जगह पे टी है, मैच हुआ क्या, वो नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, r रेज टू 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 3, g रेज टू हाफ का स्क्वायर g, और ये k तो कांस्टेंट था ना, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 2 का वैल्यू है उसकी, तो क्या आ गया 4 स्क्वायर, r रेज टू 3, r रेज टू 3, g रेज टू 1, m रेज टू 1, ऑप्शन नंबर ए। तो सेकंड मेथड से भी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा मेथड भी है, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा धीरे धीरे सीखोगे कि कैसे हम लोग खुद के भी ट्रिक बना सकते हैं, धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ को, तो ध्यान दो। तीसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड तब तुमको आएगा जब तुमको पता होगा कि r मीटर में है, r मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, उसके बाद और क्या था m, m मतलब मास, मास किस में आता है केजी में, और फिर g, टाइम तो सेकंड में आता है वो तो पता ही है, और g, अब g के लिए m रेज टू -1, t रेज टू -2, मतलब इसको ऐसा लिखो क्या मैं लिख सकते ना ऐसा, l रेज टू 3 अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, l मतलब मीटर, मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो यहीं से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी वही आएगा, कैसे आएगा बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं पता, जितनी बार भी करना पड़े रिपीट कर लो, लेकिन पहले चैप्टर में ये सारे डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए, यहाँ ध्यान दो, इट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो जी क्या आ गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 m2, लेकिन फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन।
एक मास कैंसिल कर दो, कोई भी कर दो, m1 m2 कोई भी कर दो, क्योंकि हमको फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमको यूनिट्स चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है? किलोग्राम। तो मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, तो वही तो निकाला था मैंने यहाँ पे। क्या आ गया? मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये पता होना चाहिए था। तो बताओ क्या आया? किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, बराबर। गुड, ये यहाँ तक। अब पहला ऑप्शन देखो, आर क्यूब अपॉन जी एम, आर क्यूब अपॉन जी एम, आर क्यूब अपॉन जी एम। इसके डायमेंशन यूनिट्स क्या आएंगे इसके? आर क्यूब मतलब कौन? मीटर क्यूब। जी मतलब कौन? जी मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, और एम कौन था? केजी था। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? वन अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर कहाँ गया? ऊपर, लेकिन सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन ए। तो सबसे छोटा मेथड कौन सा है? मेथड 3। क्लियर? पक्का? तो तुम तीनों में से कोई भी करो, लेकिन धीरे धीरे आदत डालो कि शॉर्टकट मेथड ढूंढने पड़ेंगे हमको, और उसके लिए तुमको यूनिट्स भी पता होना चाहिए। क्विक, तो आर क्यूब अपॉन जी एम अगर सेकेंड स्क्वायर आया, मतलब ये टाइम का स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब बाई जी एम आना चाहिए था, जो सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में ही था। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड तुमको अगर यूनिट्स बेसिकली क्या होते हैं समझा होगा तो। इफ u1 and u2 आर द यूनिट्स सिलेक्टेड इन टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट एंड n1 and n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। चलो ये क्या बोला है वो छोड़ दो, कुछ और ही बात करते हैं। हाउ मच इज 1 मीटर इन सेंटीमीटर? 100, मतलब 10⁻²। चलो ठीक है। व्हाट इज 1 किलोग्राम इन ग्राम? 10⁻3। ठीक है। व्हाट इज 1 न्यूटन इन 9? 10⁻5। पक्का? व्हाट इज 1 जूल इन अर्ग? सही है, यही क्वेश्चन है। देखो ऐसा है कि एक सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है उसको n1 बोल रहे हैं, और उस सिस्टम में जो उस क्वांटिटी का यूनिट है उसको u1 बोल रहे हैं। उसी क्वांटिटी का दूसरे सिस्टम में जो नंबर है, वैल्यू है, उसको क्या बोल रहे हैं? n2, और यूनिट को क्या बोल रहे हैं? u2। ये क्या है? n1। ये क्या है? u1। ये क्या है? n2। ये क्या है? u2। राइट, वहाँ पे भी वैसा ही है। तो क्या समझा तुमको? n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब और एक भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है? n इक्वल टू यू इंटू कॉन्स्टेंट। तो ऐसा समझ लो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ऐसा आया, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये भी होता है फिर, अगर ऐसा है तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3 इक्वल टू n4 u4 लिखते जाओ, ऑप्शन ए। तो आपको आंसर लिखना ही नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, योर आंसर इज जस्ट दिस, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देयरफॉर कॉन्स्टेंट है, इसके लिए कॉन्स्टेंट है, इसके लिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2 है, वो आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। अभी मैं रैंडमली पूछता हूँ, रुको। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट किया है, और एरर किस में आता है? मेजरमेंट में। वेरी गुड। तो L की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.820। तो L की वैल्यू दी है 2.820। M की वैल्यू कितनी दी है? M की वैल्यू
3.00, ये मीटर में, ये किलोग्राम में, करेक्ट। उसके बाद स्मॉल एल दिया हुआ है, स्मॉल एल 0.087 सेंटीमीटर चलता है, कोई बात नहीं। डी की डायमीटर की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर कितना है 0.041 सेंटीमीटर। टेकिंग यूजिंग मतलब क्या, टेकिंग यूजिंग मतलब ये मेजरमेंट किया क्या तुमने, नहीं, तो इसमें एरर आएगा क्या, नहीं, तो इसमें एरर नहीं आएगा। तो जब ऐसा बोला हो ना टेकिंग यूजिंग, तो वो वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं, और जिसको तुम मेजर नहीं करते उसमें एरर, तो एरर सिर्फ इस 4 में आएगा सॉरी, तो एरर किस में आएगा, इन चारों में आएगा। यूजिंग द फॉर्मूला y इक्वल टू 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन y इज, तो हमको y का फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है y का फॉर्मूला, 4 mgl अपॉन एल, और हमको एरर फाइंड करना है किसमें, y में। कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन y कैसे फाइंड करोगे, इनटू इक्वल टू, क्या करना, जो जो कांस्टेंट है ना पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं। 4 कांस्टेंट है, g भी क्या है कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, तो कांस्टेंट में तो एरर आता नहीं है, तो एरर किस में है, m में, l में, d स्क्वायर में और स्मॉल l में। तो बताओ क्या आएगा, m/m इंटू 100, वेरी गुड, प्लस डेल्टा l/l इंटू 100, सही है, प्लस 2 इंटू डेल्टा d/d इंटू 100, ये भी सही है, प्लस डेल्टा l/l इंटू 100, चलो सही हो गया। अब प्रॉब्लम क्या पता है तुमको, m पता है, l पता है, d पता है, स्मॉल l पता है, तुमको डेल्टा m, डेल्टा l, डेल्टा d और डेल्टा l दिया है क्या, दिया है, छुपा है, छुपा। मैंने अभी बोला अगर सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हो तो जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही एरर होता है, और लीस्ट काउंट जितना होता है डेसिमल के बाद उतने ही नंबर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे तुमने डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे, कितने, 3, तो व्हाट इज डेल्टा एल, 0.001 ऑफ कोर्स मीटर, बराबर। व्हाट इज डेल्टा एम, 0.01, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है। व्हाट इज डेल्टा स्मॉल एल, 0.001, व्हाट इज डेल्टा डी। तो ऐसा आपको जानबूझ कर दिया था, मतलब आपको खुद को फाइंड करना पड़ेगा। अब डेल्टा एम कितना, डेल्टा एम 0.01 मतलब कितना, 10⁻², है ना। 0.0 मतलब कितना होता है, 10⁻², लिखो ना डायरेक्ट चलेगा ना, 10⁻², अपॉन मास की वैल्यू कितने दिए हुए, 3.00। अभी 3.00 का मतलब नहीं है, अभी सिर्फ 3 लिख लो, क्यों, क्योंकि 0.00 तुमको सिर्फ डेल्टा एम फाइंड करने के लिए जरूरत थी, अभी नहीं है। व्हाट इज डेल्टा एल, 0.001 मतलब 10⁻³ और एल की वैल्यू कितनी है, 2.82, ठीक है, 0 लिखो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट अभी नहीं पड़ता, एरर मिल गया ना, नहीं पड़ता फिर। व्हाट इज डेल्टा डी, 10⁻³ व्हाट इज डी, 0.041 into 100 plus what is delta L, 10⁻³ upon L कितना है, 0.087, ओके, into 100। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैं लॉग टेबल, रेसिप्रोकल टेबल ये अलाउ ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जेई नीट में करने थोड़ी बैठेंगे लॉग एंटी लॉग, डायरेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखो कैसा होता है डायरेक्ट कैलकुलेशंस, 10⁻² -2 कैंसल, ये 10⁻² है लेकिन -3 है, तो 10⁻1 बचेगा, बाकी सब में 10⁻1 बचेगा। सिर्फ पहले में क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना कैंसिल। व्हाट इज 1/3, 0.333, 1/3 कितना होता है, 0.333, 10⁻² + 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा, 1/3 मतलब 0.3333, बस इतना सफिशिएंट है। यह 10⁻² और -3, 10⁻1, तो 10⁻1 और
अपॉन 2.82। अब ये कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ मैं, इधर घाई नहीं करना फिलहाल। ये भी 10⁻², वेरी गुड, 10⁻⁻1 अपॉन 0.041, ठीक है। इधर भी वैसा ही है, 10⁻⁻1 अपॉन 0.087। अब इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने से पहले आंसर आसपास में है क्या देख लेना, नहीं है। 7.96, 4.56, 6.5 और 8.42, दे आर नॉट वेरी नियर टू ईच अदर। अगर ऐसा होता 7.96 होता और 8.02 होता तो मैं अप्रोक्सीमेशन कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आंसर्स बहुत पास में है। लेकिन अभी पास में है क्या, नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन तुम कर सकते हो। अब वो कैसे करना सिखाता हूँ मैं, रुको। एक बात बताओ, अगर मैं 1/1/2.5 लिखता हूँ तो कितना आता है? 1/2.5, 10/25, 10/25 कितना होता है? 2/5, 2/5 कितना होता है? 0.4, तो कितना होता है ये? 0.4। तो 1/2.5 कितना है? 0.4। और अगर मैं 1/3 लिख रहा हूँ तो कितना है? 0.33 अभी लिखा था। हमारे पास जो ये नंबर है ये 2.5 और 3 के बीच में है, तो 2.82 का रेसिप्रोकल भी 0.33 और 0.4 के बीच में होगा कि नहीं? चलो 0.35 मान लेते हैं। कितना मान लिया? 0.35, लेकिन साथ में कौन था? 10⁻⁻1, मतलब एक जीरो और लगेगा। पक्का लग गया? ठीक। अब इसका भी वैसे ही करेंगे। इसको देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, 10⁻⁻1 है अपॉन कितना है? मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, 41 × 10⁻³ चलता है क्या? चलता है ना? हाँ कि ना? हाँ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मुझे 1 नहीं लिखना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻²। मतलब मैंने क्या किया, अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए इसको भूल गया, मैं छोड़ दिया उसको। छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी आंसर क्या चाहिए, अप्रॉक्सीमेट। छोड़ दिया, हाँ, तो इधर छोड़ दिया, तो इधर क्या था? 0.04 था, मतलब क्या लिख लिया मैंने? 4 × 10⁻²। चलेगा? तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके कितना बन जाएगा? 10⁻+2, मतलब कितना 100। 100 × 10⁻⁻1 कितना होता है? 10। 10/4 कितना होता है? 0 पॉइंट कैसे है? 10/4 इज 2.5, कितना होता है? 2.5। बराबर है, डोंट वरी, बराबर है। अगर सब तुम 0.0 लिखोगे तो आंसर तो 1 के ऊपर ही नहीं जाएगा, तुम्हारा आंसर 1 के ऊपर है, तो बराबर है। सेम इसके साथ भी कर सकते हैं, सेम। ये जो 10⁻⁻1 अपॉन 0.087 था, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ 0.09 कर दूँ क्या, राउंड ऑफ करके? कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसको 10⁻⁻1 अपॉन 9 × 10⁻² लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो ये जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 10⁻⁻1 × 100 अपॉन 9, तो कितना आया? 10/9। कितना आया? 10/9 पता कितना होता है? 1.1 के आसपास होता है। कितना होता है? 1.1। सही है? तो ये कितना आ गया? 1.1। व्हाट इज 1.1 + 2.5? 3.6। और ये दोनों को ऐड करोगे, तो 3.6 में इन दोनों को ऐड कर लो ना, 0.333 को 0.035, तो कितना ही आएगा? ये क्या ही आएगा? 0.4 ही आएगा। 0.4 ही हो जाएगा ना, ये राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ मैं। 0.4 राउंड ऑफ कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है? 0.4। तो 3.6 में 0.4 ऐड किया तो कितना आता है? 4। सबसे पास में कौन है? अब देखो, चेक करना पड़ेगा, यू टू चेक, क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त ना यू कैन नॉट बी लाइक, कहीं गलती भी हो सकती थी और हुई है। मैं बताता हूँ कहाँ हुई है। आप बताओ मेरे को कहाँ गलती हुई है। मैंने जानबूझ के गलती की, जस्ट टू चेक की एक गलती, बताओ कहाँ की? ये जो तुमने कैलकुलेट किया, इसके साथ कौन था? कहाँ गया 2? इधर का 2 कहाँ गया? गया ना 2 यहाँ से?
भूल गए ना 2, तो 2 भूल गए तो 2 भूलो मत, क्योंकि ये 2 ही है जो तुमको आंसर तक लेके जाएगा। तुमको पता है ये 10⁻⁻⁴ ये कितना आया था पता है? कितना आया था? 2.5। तो इसके साथ कौन लगेगा? अब बताओ आंसर क्या है? 5, 1.1, 6.1, 6.1 में 0.4 ऐड कर लो, 6.5। कितना? 6.5। तो अप्रोक्सीमेटली कितना लाए तुम? 6.5। देखो कितना एग्जैक्ट पहुंच गए हम लोग अप्रोक्सीमेट करते करते। क्वेश्चन 7 है, आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी। यू सी, इट इज सी, करेक्ट। ओके।